हेलो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। वी वर टॉकिंग अबाउट सेक्शन 25। कंसिडरेशन के बारे में हम बात कर रहे थे और हमने कंसिडरेशन का मीनिंग, उसकी डेफिनेशन और उसके एसेंशियल्स या रूल्स हमने पढ़ लिए थे कि एक वैलिड कंसिडरेशन के लिए क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। लेट अस मूव फर्दर। और कंसिडरेशन में जो आज हमारा अगला टॉपिक है वो है वैलिडिटी ऑफ एन एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन। एज ए मैटर ऑफ जनरल रूल आप जानते हैं, नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट। किसी भी कॉन्ट्रैक्ट की वैलिडिटी के लिए कंसिडरेशन होना जरूरी है दोस्तों। बिना कंसिडरेशन के कोई भी प्रॉमिस इन्फोर्सिएबल नहीं होता है। लेकिन आज हम पढ़ेंगे वैलिडिटी ऑफ एन एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन के बारे में। फाइन, तो चलिए रीड आउट करते हैं। The general rule as per section 25 is that an agreement made without consideration is void। ये हम सब जानते हैं। इसे लैटिन लैंग्वेज में कहा जाता है न्यूडम पैक्टम। बच्चों, न्यूडम पैक्टम का मतलब होता है अ न्यूड और बेयर प्रॉमिस इज नॉट इन्फोर्सिएबल बाय लॉ। एक प्रॉमिस के साथ कंसिडरेशन का सपोर्ट होना जरूरी है। अ बेयर प्रॉमिस, अ न्यूड प्रॉमिस हैज नो वैल्यू इन द आइज ऑफ लॉ। तो उसे टेक्निकली बोलते हैं न्यूडम पैक्टम। एक और लैटिन फ्रेज है इसके लिए, एक्स न्यूडो पैक्टो नॉन ऑरिटर एक्शन। एक्स न्यूडो पैक्टो नॉन ऑरिटर एक्शन मीनिंग सेम है। आउट ऑफ बेयर प्रॉमिस, आउट ऑफ न्यूड प्रॉमिस नो एक्शन अराइजेज। अगर आपके प्रॉमिस में कोई कंसिडरेशन नहीं है तो वो इन्फोर्सिएबल नहीं है, आप कोई एक्शन नहीं ले सकते हैं। और इसको सिंपल भाषा में बोले, नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट। तो बच्चों, इसमें कोई इशू नहीं है, ये एक सिंपल सा फंडा है। लेकिन पढ़ने की चीज वो है, सेक्शन 25 हाउएवर गिव्स सम एक्सेप्शंस टू दिस जनरल रूल। और बच्चों, एक्सेप्शन का मतलब क्या हुआ कि फॉलोइंग आर द सिचुएशंस। कुछ ऐसी चीजें हम देखने जा रहे हैं जिसमें एग्रीमेंट वैलिड होता है, कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होता है, इवन इफ विदाउट कंसिडरेशन। समझ गए? तो जनरली बिना कंसिडरेशन के कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होता है। लेकिन सेक्शन 25 में स्पेसिफिकली ऐसी कौन कौन सी सिचुएशंस हैं वेयर कॉन्ट्रैक्ट विदाउट कंसिडरेशन इज कंसिडर्ड वैलिड। आइए बात करते हैं एक एक प्रोविजन के बारे में। नंबर 1, आपको बहुत स्पेसिफिकली और बहुत ध्यान से चीजों को देखना पड़ेगा। नंबर 1 इज नेचुरल लव एंड अफेक्शन। सेक्शन 25 का सबसेक्शन 1 है बच्चों ये। और देखिए क्या लिखा है, वेयर एन एग्रीमेंट इज एक्सप्रेस्ड इन राइटिंग। बच्चों, एक एक वर्ड को हमें बड़ा स्पेसिफिकली एम्फेसाइज करना पड़ेगा। when an agreement is expressed in writing excuse me and registered under the law for the time being in force। तो भैया पहली कंडीशन है कि राइटिंग में होना चाहिए। दूसरी कंडीशन है रजिस्टर्ड होना चाहिए लॉ में। रजिस्टर्ड मतलब आप उसको किसी भी कानून के अंतर्गत, जैसे जो नोटरी पब्लिक होते हैं उनसे उसको अटेस्ट कराना, उसको रजिस्टर कराना। एंड इज मेड ऑन अकाउंट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन। तीसरी कंडीशन है नेचुरल लव एंड अफेक्शन होना चाहिए बिटवीन द पार्टीज स्टैंडिंग इन नियर रिलेशनशिप टू ईच अदर। तो बच्चों, 4 कंडीशन हो गई। नंबर 1 राइटिंग, नंबर 2 रजिस्टर्ड, नंबर 3 मेड ऑन अकाउंट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन, एंड नंबर 4 parties standing in a near relationship to each other, then it is enforceable even if there is no consideration। फिर भले ही कंसिडरेशन ना हो तो भी वो इन्फोर्सिबल होगा। हमने ब्रेक करके इन चारों कंडीशंस को लिख दिया है। राइटिंग में होना चाहिए, रजिस्टर्ड होना चाहिए, नेचुरल लव एंड अफेक्शन होना चाहिए और जो पार्टीज हैं वो नियर रिलेशनशिप में होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अ हस्बैंड बाय रजिस्टर्ड एग्रीमेंट promised to pay his earnings to his wife, held the agreement though without consideration was valid। हस्बैंड उसको प्रॉमिस कर रहा है कि मैं अपनी अर्निंग्स आपको दे दूंगा, तो एज सच यहाँ पे तो कोई कंसिडरेशन ही नहीं। और वैसे भी देखें तो ये तो डोमेस्टिक नेचर का है, सोशल नेचर का है, लीगल रिलेशन का इंटेंशन नहीं था। लेकिन स्पेसिफिकली लॉ में दिया हुआ है सेक्शन 25(1). पॉइंट नंबर 1 ये राइटिंग में है, पॉइंट नंबर 2 ये रजिस्टर्ड है, पॉइंट नंबर 3 मेड आउट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन है,
और पॉइंट नंबर 4 पार्टीज नियर रिलेशनशिप में हैं, तो फिर ये एग्रीमेंट लीगल है, वैलिड है, इवन विदाउट कंसिडरेशन। फ्रेंड्स, अगर यहां से एक भी चीज गायब हुई तो फिर ये वैलिड और एनफोर्सेबल नहीं रहेगा। लाइक इफ इट इज वर्बल, काम नहीं चलेगा। राइटिंग में है लेकिन आपने नोटरी से रजिस्टर नहीं कराया, काम नहीं चलेगा। मान लीजिए हस्बैंड वाइफ में झगड़ा हो गया और उन्होंने बोला, हस्बैंड ने बोला भाई तू तो अलग रहे, मैं तुझे हर हर महीने 10,000 रुपए देता रहा करूंगा। लड़ाई झगड़े की वजह से, आप अलग होने की वजह से उसे पैसा देने का प्रेमिस कर रहे हैं। भाई नेचुरल लव एंड अफेक्शन नहीं है। मैं सेक्शन 25 की बात कर रहा हूं, इसमें राइटिंग में होना जरूरी है, रजिस्टर्ड होना जरूरी है, नेचुरल लव एंड अफेक्शन होना चाहिए और पार्टीज के बीच में नियर रिलेशनशिप भी होना चाहिए। मैंने अपने फ्रेंड को राइटिंग में रजिस्टर करके नेचुरल लव एंड अफेक्शन से कोई पैसा देने का प्रॉमिस किया, वैलिड नहीं है बच्चों। राइटिंग है, रजिस्टर्ड है, नेचुरल लव एंड अफेक्शन है, लेकिन नियर रिलेशनशिप थोड़ी है। यहां फ्रेंडशिप होना रिलेशनशिप नहीं कहलाएगा। रिलेशन का मतलब मदर, फादर, सन, हस्बैंड, वाइफ, डॉटर, ये रिलेशनशिप की डेफिनेशन में आते हैं। ठीक है ना? तो अगर ये 4 कंडीशंस फुलफिल होती हैं तो एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन विल बी वैलिड। गॉट द पॉइंट? एक और एग्जांपल देता हूं। मैंने अपने ब्रदर को राइटिंग में प्रॉमिस किया और उसे रजिस्टर करा लिया। ध्यान से सुनना, मैंने अपने ब्रदर को राइटिंग में प्रॉमिस किया और उसे रजिस्टर करा लिया कि यार तेरे जो लोन्स और लाइबिलिटीज हैं वो चल मैं चुका दूंगा। आई प्रॉमिस टू पे हिज डेट्स एंड लाइबिलिटीज, और मैंने उसे लिखित में रजिस्टर करा लिया। तो बॉस राइटिंग है, रजिस्टर्ड है, नेचुरल लव एंड अफेक्शन है, नियर रिलेशनशिप है, वो एग्रीमेंट वैलिड और इन्फोर्सिएबल होगा इवन विदाउट कंसिडरेशन, क्योंकि मुझे तो कुछ मिल नहीं रहा लेकिन फिर भी वो वैलिड होगा। आई थिंक क्लियर है सभी को। आगे चलते हैं। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, अच्छा है, काम का है। सेकेंड इज कॉम्पेंसेशन फॉर पास्ट वॉलेंटरी सर्विसेज। ध्यान देना पड़ेगा, पास्ट वॉलेंटरी सर्विसेज सेक्शन 25(2), एक तो पास्ट है और दूसरा वॉलेंटरी सर्विसेज है। वेयर देर इज एन एग्रीमेंट टू कॉम्पेंसेट होली और इन पार्ट a person who has already voluntarily done something for the promiser। मैंने पास्ट में आपके लिए अपनी इच्छा से बॉस वॉलेंटरीली बात को पकड़ना पड़ेगा, क्योंकि जब हम कंसिडरेशन की डेफिनेशन पढ़ रहे थे तो वहां लिखा था एट द डिजायर और एट द रिक्वेस्ट ऑफ द प्रोमिजर, तभी कंसिडरेशन होता है। लेकिन यहां तो ऐसा कुछ नहीं है, वॉलेंटरी है, ध्यान रखना। तो when the person who has already voluntarily done something for the promiser or something which the promiser was legally compellable to do so, मतलब मैंने कोई काम या तो वॉलेंटरीली किया था या ऐसा कोई काम किया जिसको करने के लिए आप लीगली बाउंड थे, the agreement is valid even though without consideration. In simple words, a promise to pay for past voluntary services is binding. अब इसको भी हमने ब्रेक करके लिख दिया है कि क्या क्या कंडीशंस होनी चाहिए। नंबर 1, द सर्विसेज शुड हैव बीन रेंडर्ड वॉलेंटरीली। पहला, क्योंकि अगर आप प्रोमिजर की रिक्वेस्ट पे करेंगे तब तो दिक्कत ही नहीं है, तब तो लाइबिलिटी आएगी सही, तब तो वैलिड ही होगा, लेकिन यहां तो काम हमने वॉलेंटरीली किया है। दूसरा पॉइंट, द सर्विसेज मस्ट हैव बीन रेंडर्ड फॉर द प्रोमिजर। ऑफ कोर्स आपने प्रोमिजर के लिए कोई काम किया है। नंबर 3, द प्रोमिजर मस्ट बी इन एग्जिस्टेंस एट द टाइम व्हेन सर्विसेज वर रेंडर्ड। जब पास्ट में आपने सर्विसेज दी थी तो प्रोमिजर एग्जिस्टेंस में था, वो मौजूद था। ये वाला पॉइंट दोस्तों जनरली ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, कंपनीज के लिए लगता है। लाइक कोई कंपनी अभी 1 महीने पहले बनी है और अगर 3 महीने पहले मैंने कोई काम किया था तो उस समय तो कंपनी एग्जिस्टेंस में नहीं थी, उसके लिए लाइबिलिटी कैसे आ सकती है? तो तीसरी कंडीशन यह है कि जिसके लिए आप वो काम कर रहे हैं वो उस समय एग्जिस्टेंस में होना चाहिए था। लाइक अगर कंपनी है तो वो इनकॉर्पोरेट हो चुकी थी, कोई ऑर्गेनाइजेशन है तो वो एस्टेब्लिश हो चुकी थी जब आपने ये काम वॉलेंटरीली किया था। एंड नंबर 4, द प्रोमिजर मस्ट हैव इंटेंडेड टू कॉम्पेंसेट द प्रॉमिस, और फिर प्रोमिजर ने आपको कुछ पैसा देने का, कॉम्पेंसेट करने का प्रॉमिस भी किया हो, तो भले ही वो विदाउट कंसिडरेशन है, उसे वैलिड और एनफोर्सेबल माना जाएगा। मैं 2-3 एग्जांपल से आपको बात समझाता हूं, फिर जरूरत पड़ेगी तो इस सेक्शन पे वापस आएंगे। पहला एग्जांपल ध्यान से एनालाइज कीजिएगा। ए फाइंड्स बीज पर्स। मुझे रोड पे पड़ा हुआ आपका पर्स मिला एंड गिव्स इट टू हिम, और मैंने आपको दे दिया। अब मैं इसको यहीं पे रख लेता हूं।
मैंने आपको आपका पर्स दे दिया, मतलब वॉलेंटरीली मैंने आपको आपका पर्स ढूंढ के दिया। आर यू लाइबल टू पे मी समथिंग? क्या आप मुझे कुछ पे करने के लिए लाइबल हैं? नहीं लाइबल है, क्योंकि वॉलेंटरी है तो कोई लाइबिलिटी आएगी नहीं। लेकिन बी प्रोमिसेस टू गिव ए ₹500। अब आप 500 रुपए का इनाम देने का प्रॉमिस कर रहे हो। अब जो काम मैंने आपके लिए ऑलरेडी कर दिया, दिस इज अ कॉन्ट्रैक्ट। तो बच्चों देखना पड़ेगा आपको, ये पास्ट सर्विस है, मैंने आपका पर्स ढूंढ के दिया। दूसरा वॉलेंटरीली है, आपने नहीं कहा था, मैंने अपनी मर्जी से ढूंढ के दिया। तीसरा विदाउट कंसिडरेशन है, क्योंकि मैंने आपको पर्स दिया, मुझे बदले में कुछ थोड़ी मिल रहा है। लेकिन फिर भी अगर आप मुझे कुछ अमाउंट देने का प्रॉमिस करते हैं तो दिस इज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। ये सेक्शन 25 सबसेक्शन 2 में आता है दोस्तों। दूसरा, ए सपोर्ट्स बीज इन्फांट सन। बी का छोटा बच्चा है, ए ने उसको किसी भी एक्टिविटी के लिए या किसी भी चीज में सपोर्ट किया, वॉलेंटरीली किया। जब आप वॉलेंटरीली करते, आज मान लीजिए मैं पड़ोस में कोई बच्चा है, उसको ऐसे ही पढ़ा रहा हूं, उसको प्रॉब्लम्स बता रहा हूं, गाइड कर रहा हूं, तो क्या मैं उसके पेरेंट्स से लीगली कोई पैसा ले सकता हूं? नहीं भाई, वॉलेंटरीली आप कोई सर्विस दे रहे हैं तो उसका पैसा थोड़ी मांग सकते हैं। तो आपने किसी के सन को सपोर्ट किया और उसके फादर ने आपको कुछ पैसा देने का प्रॉमिस किया, तो अगर उसके फादर पैसा देने का प्रॉमिस करते हैं देन दिस विल बी अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। समझ गए क्या? आपने कोई पास्ट में सर्विसेज दी हैं, वॉलेंटरी सर्विसेज हैं, तो लीगली तो आप पैसा नहीं ले सकते हैं क्योंकि वॉलेंटरी है, उसकी रिक्वेस्ट पे नहीं है। लेकिन अगर सामने वाली पार्टी आपको कुछ देने का प्रॉमिस करती है तो फिर वो एक वैलिड और इन्फोर्सिबल कॉन्ट्रैक्ट हो गया। आप पैसा लेने का अधिकार रखते हैं इवन इफ इट वॉज विदाउट कंसिडरेशन। सी, ए सेज टू बी, एट द रिस्क ऑफ योर लाइफ यू सेव्ड मी फ्रॉम अ सीरियस एक्सीडेंट। भाई आपने मुझे एक्सीडेंट से बचाया, ये तो वॉलेंटरीली काम है, इसके लिए कोई कॉन्ट्रैक्ट थोड़ी होता है। बट नाउ आई प्रोमिस टू पे यू ₹1000, मैं आपको 1000 रुपए देने का प्रॉमिस करता हूं। देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन ए एंड बी। समझ गए क्या? अब आप इसको ऐसे समझो, ये जो है इसको पैसे देने का प्रॉमिस कर रहा है, तो अब इसको क्या मिलेगा? नथिंग। लेकिन फिर भी एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है फॉर पास्ट वॉलेंटरी सर्विसेज। व्हाट द पॉइंट बच्चों? चलिए आगे चलते हैं। थर्ड, प्रॉमिस टू पे अ टाइम बार्ड डेट, सेक्शन 25 सबसेक्शन 3। ध्यान से समझ लीजिए टाइम बार्ड डेट क्या होता है। देखिए, जब हम किसी के क्रेडिटर होते हैं, जब हम किसी के लेंडर होते हैं, हमें पैसा लेना होता है बच्चों, तो उसकी एक लिमिटेशन होती है। ध्यान से सुनिएगा, अगर कोई अमाउंट ड्यू होने के बाद, अगर कोई अमाउंट ड्यू होने के बाद 3 साल तक भी रिकवर ना किया जाए, मैंने आपसे मांगा नहीं, आपको कोई नोटिस नहीं दिया, आप पे कोई केस नहीं किया, मैं आपसे कोई पैसा नहीं मांग रहा हूं, 3 साल तक अगर उस अमाउंट को आप क्लेम नहीं करते हैं तो फिर वो टाइम बार्ड हो जाता है बच्चों। लीगली फिर वो पैसा आप सामने वाली पार्टी से रिकवर नहीं कर सकते। समझ गए? A promise by a debtor to pay a time barred debt is enforceable provided it is made in writing and is signed by the debtor or by his agent। फ्रेंड्स, दो कंडीशन आ गई यहां पे। देखो ये थोड़ा टेक्निकल है, इसको आप पहले समझो यहां हुआ क्या है। देयर इज अ डेट, और वो डेट क्या है? टाइम बार्ड है दोस्तों, टाइम बार्ड हो गया है। एक बात समझे आप, जब कोई डेट अलाइव होता है, जैसे आपने मुझसे पैसा लिया, 6 महीने बाद आप वो पैसा मुझे लौटा रहे हो, तो वो तो लौटाना ही है, आपकी लाइबिलिटी है। जब वो पैसा आप मुझे लौटाएंगे तो क्या होगा? आप लाइबिलिटी से फ्री होंगे, यू विल डिस्चार्ज फ्रॉम योर लाइबिलिटी, और मुझे वो पैसा मिलेगा। दोनों के लिए कंसिडरेशन है, मेरे लिए पैसा कंसिडरेशन है, आपके लिए फ्रीडम फ्रॉम लाइबिलिटी कंसिडरेशन। लेकिन बच्चों, अब की बार तो डेट टाइम बार हो चुका है, टाइम बार हो गया मतलब वो पैसा डूब गया, अब लीगली आप उसे पे करने के लिए बाइंड नहीं है। समझ गए? तो जो पैसा लीगली आप पे करने के लिए बाउंड नहीं हो, टाइम बार हो चुका है, आज अगर आप वो मुझे वापस लौटाने का प्रॉमिस करते हो तो बदले में आपको क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि वैसे भी उसको चुकाने की आपकी लायबिलिटी नहीं थी। फिर भी कानून कहता है कि अगर टाइम बार डेट है और अगर आप उसको चुकाने के लिए राइटिंग में एग्रीमेंट करते हैं
और उस पर साइन कर देते हैं आप या आपका एजेंट, तो फिर वो वैलिड होगा इवन विदाउट एनी कंसिडरेशन। दो बातें इसके लिए लिखी है। द प्रॉमिस मे बी टू पे द होल और एनी पार्ट ऑफ डेट। वो रीपेमेंट होल हो सकता है और पार्ट हो सकता है। यार वाजिब सी बात है, आपको मुझे 1 लाख रुपए देना था और वो पैसा टाइम बार हो गया, तो मतलब डूब गया। अब मैं लीगली तो आपसे कुछ ले नहीं सकता। अब आपकी अंतरात्मा की आवाज पे आपको अगर लगे कि यार सर अच्छे आदमी है, इनको पैसा दे देना चाहिए, तो आप मुझे लिखित में साइन करके दे दो, तो जो दोगे वही ले लूंगा। 1 लाख दोगे तो 1 लाख ले लूंगा, 25,000 दोगे तो 25,000 ले लूंगा। इसलिए पहला पॉइंट लिखा है द प्रॉमिस मे बी टू पे द होल और एनी पार्ट ऑफ द डेट। और दूसरी बात, अ डेट इज बार्ड बाय लिमिटेशन इफ इट रिमेन्स अनपेड और अनक्लेम्ड फॉर अ पीरियड ऑफ 3 years। एग्जाम्पल ले लेते हैं। A is indebted to C for ₹60,000 but the date is barred by the limitation act। डेट जो है वो टाइम बार हो गया, तो लीगली आप कुछ ले नहीं सकते। और जो ए है वो फ्री हो गया उसकी लाइबिलिटी से। बट नाउ ए साइंस अ रिटन प्रॉमिस टू पे ₹50,000 इन फाइनल सेटलमेंट ऑफ द डेट। तो 60,000 की जगह वो अपने को 50,000 ही दे रहा है, चलेगा। दिस इज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट इवन विदाउट कंसिडरेशन। समझ गए? इन्फोर्सिबल होगा। प्रॉमिस टू पे टाइम बार्ड डेट। 4-5 पॉइंट हमने एक साथ ले लिए हैं बच्चों। नंबर 4 इज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी। बात बहुत छोटी सी है लेकिन अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी हमको। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी, मैंने किसी बंदे को एजेंट अपॉइंट किया, मैंने किसी बंदे को एजेंट अपॉइंट किया, उसके और मेरे बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट हो गया कि मैं उसका प्रिंसिपल, वो मेरा एजेंट। ठीक, ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होता है भले ही इसमें कोई कंसिडरेशन ना हो। समझना पड़ेगा। मैंने किसी बंदे को अपना एजेंट अपॉइंट किया, ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होता है भले ही इसमें कोई कंसिडरेशन ना हो। फ्री में अपॉइंट किया मैंने उसको, मैं उसको कोई कमीशन नहीं दूंगा, वो मेरा काम करेगा, फिर भी ये एग्रीमेंट वैलिड है एज पर सेक्शन 185 ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। वैलिड क्यों है मैं बताता हूं। एक्सक्यूज मी। देखिए, एजेंट को अपॉइंट करने से क्या होता है, मैं उससे अपना काम करवाऊंगा, वो मेरे बिहाफ पे काम करेगा, और जब एजेंट मेरे बिहाफ पे कोई काम करेगा तो उसमें बाइंडिंग फोर्स आएगा। बाइंडिंग फोर्स मतलब मेरे बिहाफ पे वो थर्ड पार्टी के साथ जो भी एग्रीमेंट करेगा अल्टीमेटली उसकी लाइबिलिटी मेरे ऊपर आएगी, चाहे मैं एजेंट को कोई कंसिडरेशन दूं या ना दूं। इसलिए सेक्शन 185 कहता है कि एजेंसी के जो एग्रीमेंट हैं वो वैलिड होते हैं इवन विदाउट कंसिडरेशन। नंबर 5 इज कंप्लीटेड गिफ्ट। नंबर 5 इज कंप्लीटेड गिफ्ट। इंटरेस्टिंग है, इसको सुनिएगा ध्यान से। मैंने आपको प्रॉमिस किया कि मैं आपकी बर्थडे पे आपको आईफोन गिफ्ट करूंगा। मैंने आपको प्रॉमिस किया कि मैं आपकी बर्थडे पे आपको आईफोन गिफ्ट करूंगा। दिस इज नॉट इन्फोर्सिएबल, क्योंकि गिफ्ट तो वन साइडेड है, कोई म्यूचुअल कंसिडरेशन नहीं है इसमें। नॉट वैलिड और इन्फोर्सिएबल। फिर अगर मैं बर्थडे पे आपको नहीं देता हूं तो आप लीगली मुझसे नहीं मांग सकते। मैंने किसी, चलो ये तो आपका फ्रेंडली एग्रीमेंट हो गया, मैं और एग्जांपल देता हूं। मैंने किसी ट्रस्ट को, किसी चैरिटेबल को, किसी मंदिर को प्रॉमिस किया कि भाई मैं दिवाली पे आपको 20,000 रुपए दूंगा, फिर मैंने नहीं दिए, तो वो लीगली मुझसे नहीं मांग सकते, क्योंकि गिफ्ट का प्रॉमिस इन्फोर्सिएबल नहीं होता है। लेकिन बच्चों यहां लिखा है कंप्लीटेड गिफ्ट। क्या लिखा है? कंप्लीटेड गिफ्ट। मतलब मैंने किसी को गिफ्ट दे दिया, मैंने आपको आईफोन दे दिया, मुझे बदले में क्या मिला? कुछ नहीं मिला। तो इसको ऐसे समझो कि मैंने आपको आईफोन दे दिया, मुझे बदले में कुछ नहीं मिला। 3 दिन बाद यार मैंने पढ़ा नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट, अरे यार मैंने उसको आईफोन दिया, मुझे तो बदले में कुछ मिला नहीं, तो मैंने आप पे केस कर दिया कि मुझे मेरा आईफोन वापस दो। नॉट पॉसिबल। इसलिए लिखा है यहां पे इन केस ऑफ कंप्लीटेड गिफ्ट, यानी जो गिफ्ट्स आप दे चुके हैं, द रूल ऑफ नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट डज नॉट अप्लाई। फिर वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है, आप उसे कैंसिल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, पढ़ लेते हैं आगे। एक्सप्लेनेशन में लिखा है
Nothing in this section shall affect the validity as between the donor and donee of any gift actually made. याद रखना पड़ेगा, प्रॉमिस नहीं किया है, actually made. Thus gifts do not require consideration. समझ गए बच्चों? अगर गिफ्ट देने का प्रॉमिस है तो वो इन्फोर्सिबल नहीं है, लेकिन गिफ्ट एक्चुअली दे दिया तो वो इन्फोर्सिबल है. आगे चलते हैं. बेलमेंट. द टॉपिक इज बेलमेंट. पहले मैं आपको बेलमेंट का मतलब समझाऊं, शॉर्ट में समझाऊंगा. हैंडिंग ओवर द पोजेशन ऑफ गुड्स टेम्परेरीली. अपने गुड्स का पोजेशन टेम्परेरीली किसी को देना बेलमेंट कहलाता है. मैंने अपनी बुक आपको 2 दिन के लिए पढ़ने को दी, बेलमेंट है. मैंने अपना लैपटॉप आपको 3-4 दिन के लिए यूज करने के लिए दिया, बेलमेंट है. तो टेम्परेरीली जब आप कोई चीज किसी को देते हैं और जब वो टाइम या पर्पस पूरा हो जाए तो उसे वापस ले लेते हैं, वो बेलमेंट है. यूज करने के लिए दे सकते हैं, सेफ रखने के लिए दे सकते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन के लिए दे सकते हैं. मैंने आपको लैपटॉप दिया यूज करने के लिए, 3 दिन बाद आप मुझे वापस दे देंगे. मैं कहीं बाहर जा रहा हूं तो मेरे कुछ प्रेशियस सामान मैंने आपको दे दिए सेफ कीपिंग के लिए, 4 दिन बाद आप मुझे वापस दे देंगे. मैंने सूट मटेरियल कपड़ा दिया किसी टेलर को स्टिचिंग करने के लिए, 7 दिन बाद वो मुझे स्टिच करके वापस दे देगा. दीज आर नोन एज बेलमेंट. जब आप अपने गुड्स को टेम्परेरीली किसी पार्टी को देते हैं और फिर बाद में उससे वापस ले लेते हैं तो उसे बेलमेंट कहते हैं. अब सुनना बच्चों, मैंने अगर टेलर को कपड़ा दिया तो वो मुझे सूट सिल के देगा और मैं उसे 5,000 रुपए दूंगा. यह दोनों के लिए कंसिडरेशन है. मुझे सूट सिल के मिलेगा, उसे 5,000 रुपए मिलेंगे. फाइन. मैंने आपको 4 दिन के लिए अपना लैपटॉप, क्योंकि आप मेरे फ्रेंड हैं, मैंने आपको यूज करने के लिए दिया. आपको लैपटॉप मिला यूज करने के लिए, मुझे क्या मिला? कुछ नहीं मिला. नो कंसिडरेशन. बच्चों इसे बोलते हैं ग्रेचुइटस बेलमेंट. क्या बोलते हैं इसे? ग्रेचुइटस बेलमेंट. ग्रेचुइटस का मतलब होता है फ्री, विदाउट एनी कंसिडरेशन. मैं अपनी मैगजीन आपको देने के लिए, अपना लैपटॉप आपको देने के लिए, अपनी कार आपको देने के लिए कोई पैसा नहीं ले रहा हूं, फ्री में दे रहा हूं, एज ए फ्रेंडली मैटर दे रहा हूं. तो कानून कहता है, सेक्शन 148 कहता है कि जब आप ग्रेचुइटसली कोई बेलमेंट करते हैं, फ्री में कोई चीज किसी को टेम्परेरीली देते हैं, तो भले ही वहां कोई कंसिडरेशन नहीं है, that is a valid and enforceable contract even without consideration. Got the point? Fine. अच्छा, ऐसा क्यों लिखा है यहाँ पे ये भी समझिए. मैंने आपको 3 दिन के लिए कोई मेरा लैपटॉप यूज करने के लिए दिया, अपने बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट तो हुआ ही नहीं क्योंकि कंसिडरेशन नहीं. तो क्या आप उसे मुझे वापस लौटाने के लिए बाध्य हैं? अगर आपने मुझे वापस नहीं लौटाया तो क्या मैं आपके ऊपर केस कर सकता हूं? यस, कर सकता हूं. भले ही कोई कंसिडरेशन नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपके ऊपर केस कर सकता हूं. हमारे बीच में एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हो गया है. दोस्तों, पॉइंट नंबर 7 इज चैरिटी. ये किसी सेक्शन का पार्ट नहीं है, कोर्ट केस से लिया गया ऑब्जर्वेशन है. मैं आपको प्रैक्टिकली समझाता हूं, ध्यान से मेरी बात सुनिएगा. मैंने अभी कहा था कि प्रॉमिस टू गिफ्ट इज नॉट इन्फोर्सिबल. मैंने किसी मंदिर को प्रॉमिस किया कि मैं तुम्हें दिवाली पे 50,000 रुपए दूंगा, नॉट इन्फोर्सिबल. अगर मैं दिवाली पे 50,000 रुपए नहीं देता हूं तो वो मुझ पर केस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि चैरिटी है, डोनेशन है, गिफ्ट का प्रॉमिस है, विदाउट कंसिडरेशन वॉइड होता है. समझ गए? लेकिन ट्विस्ट क्या है, ये मैटर जब कोर्ट केस में गया तो क्या हुआ. मैंने किसी मंदिर को, इसको ऐसे थोड़ा डिटेल में लेके चलता हूं. एक मंदिर को अपना कुछ रिनोवेशन करना था, उनको कुछ कंस्ट्रक्शन करना था, कुछ फैसिलिटीज अपने यहाँ पर इंस्टॉल करनी थी. उन्होंने मुझे अप्रोच किया कि भाई ऐसे ऐसे हमें कमरा बनाना है, मंदिर के लिए कुछ कंस्ट्रक्शन करवाना है, तो डोनेशन चाहिए. तो मैंने उनको प्रॉमिस किया कि मैं आपको दिवाली पे 50,000 रुपए दूंगा. ध्यान रखिएगा, जब मैंने प्रॉमिस किया तो मुझे पता था कि मंदिर को कुछ कंस्ट्रक्शन करवाना है, ये मेरी नॉलेज में था. बिलीविंग ऑन माई प्रॉमिस, मेरे प्रॉमिस पर विश्वास करते हुए
वो मंदिर ने कंस्ट्रक्शन चालू कर दिया, कॉन्ट्रैक्टर को अपॉइंट कर दिया, काम चालू हो गया, उन्होंने कुछ लाइबिलिटीज इनकर कर दी, कुछ खर्चा कर दिया। अब अगर मैं उसको पे करने से मना करता हूं तो ये इन्फोर्सिएबल होगा, ये वैलिड होगा, क्योंकि मेरे प्रॉमिस पे फेथ करते हुए दे हैव इनकर्ड सम लाइबिलिटीज और एक्सपेंसेस एंड द फैक्ट वाज इन माय नॉलेज, और वो चीज मेरी जानकारी में भी थी, तो फिर वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा इवन विदाउट कंसिडरेशन। व्हाट द पॉइंट बच्चों? ठीक है, आगे चलते हैं। तो हमारा एक टॉपिक हो गया, अब हम इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं। ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, डॉक्ट्राइन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। क्या लिखा है बच्चों? डॉक्ट्राइन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। फ्रेंड्स, डॉक्ट्राइन का मतलब होता है प्रिंसिपल, सिद्धांत। प्रिविटी वर्ड प्राइवेट वर्ड से बना है, ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। फ्रेंड्स, एक बड़ी जनरल बात है, आप जानते हैं कॉन्ट्रैक्ट दो लोगों के बीच में होता है। ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ये उनका प्राइवेट मामला है, पर्सनल मैटर है। ए बी के ऊपर केस कर सकता है, बी ए के ऊपर केस कर सकता है, लेकिन सी और डी तो केस नहीं कर सकते, बिकॉज कॉन्ट्रैक्ट इज अ प्राइवेट मैटर बिटवीन टू पार्टीज। जिन लोगों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है सिर्फ वही आपस में कोर्ट केस कर सकते हैं, कोई बाहरी पक्षकार, कोई एक्सटर्नल थर्ड पार्टी कोर्ट केस नहीं कर सकती है। फ्रेंड्स, इसी को बोलते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ब्रैकेट में हमने लिखा है स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट सू। सू मतलब कोर्ट केस फाइल करना। जो स्ट्रेंजर है, जो कॉन्ट्रैक्ट की पार्टी नहीं है, वो कॉन्ट्रैक्ट पे केस भी नहीं कर सकती। चलिए पढ़ लेते हैं क्या लिखा है। The rule of privity of contract means stranger to a contract cannot sue under it. अगर आप कॉन्ट्रैक्ट की पार्टी नहीं है, थर्ड पार्टी है, स्ट्रेंजर है, तो आपका क्या काम? It is a general rule of law that a contract cannot confer, confer मतलब देना, डालना. A contract cannot confer rights or impose any obligation arising under it on any person other than parties to it. मैं कह रहा था ए की लाइबिलिटी है, बी के राइट्स हैं, बी के राइट्स हैं, ए की लाइबिलिटी है, इसके अलावा और किसी की थोड़ी है। दो अंडर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 द कंसिडरेशन फॉर एन एग्रीमेंट में प्रोसीड फ्रॉम ए थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी कंसिडरेशन दे सकती है, याद है आपको, हमने पढ़ा था कंसिडरेशन कहीं से भी आ सकता है, बट द थर्ड पार्टी कैन नॉट सू ऑन कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन वो केस तो नहीं कर सकती क्योंकि वो पार्टी नहीं है उस कॉन्ट्रैक्ट। Only a person who is a party to contract can sue on it. Thus, the concept of stranger to consideration is valid and is different from stranger to contract. ये अभी मैं समझाऊंगा आपको 2 मिनट बाद ही। ये दो टर्म्स अच्छे से पढ़ लीजिए, stranger to consideration and stranger to contract। ठीक है, चलिए इसके बारे में बात करते हैं। And this aforesaid rule that stranger to a contract cannot sue is known as a doctrine of privity of contract। चले बच्चों आगे। अब देखिए, इसको समझिए। हम दो लोगों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट है, पी और क्यू। पी डेटर है, आर क्रेडिटर है, सॉरी, पी डेटर है, क्यू क्रेडिटर है। सो कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप किस किस के बीच में है? पी और क्यू के बीच में। हो सकता है पी ने पैसा उधार लिया हो या उधार माल खरीदा हो, तो पी इज बोरोवर, डेटर, एंड क्यू इज क्रेडिटर और लेंडर। समझ गए? क्यू पी पे केस कर सकता है अपना पैसा लेने के लिए। लेकिन क्या हुआ, मिस्टर पी ने अपनी एक प्रॉपर्टी बेची मिस्टर आर को, हु इज अ थर्ड पार्टी हियर, और मिस्टर आर ने कहा कि भाई ये पैसा मैं क्यू को दे दूंगा। ठीक है, अब ध्यान देना, पी और क्यू आर पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट। ये दोनों कॉन्ट्रैक्ट की पार्टी हैं। मिस्टर आर थर्ड पार्टी है, इन्हें कहेंगे स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट। क्या कहेंगे बच्चों? स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट कहेंगे। फिर मान लीजिए पी ने अपनी प्रॉपर्टी इन्हें बेच दी और आर ने क्यू को पैसा देने से मना कर दिया, तो क्या क्यू आर पे केस कर सकता है? नहीं कर सकता भाई, क्योंकि आर तो स्ट्रेंजर है, इनके बीच में कोई कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप है ही नहीं। P, who is indebted to Q, sells his property to R, and R promises to pay off the debt amount to Q. If R fails to pay, then in such situation Q has no right to sue, as R is a stranger to contract. Q P से पैसा ले सकता है,
लेकिन आर और क्यू के बीच में कोई कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशन या ऑब्लिगेशन नहीं है। समझ गए क्या बच्चों? चलो और अच्छे से समझाते हैं और बात करते हैं। स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन इज डिफरेंट फ्रॉम स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट। ये दो टर्म्स हमें बहुत अच्छे से समझ लेनी है कि स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन क्या होता है और स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। देखिएगा, ए और बी के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ए और बी के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ, लेकिन बीच में आ गया सी। बी के बिहाफ पे सी कंसिडरेशन पे कर रहा है, बी के बिहाफ पे सी कंसिडरेशन पे कर रहा है। चलिए अपन पहले नीचे पढ़ते हैं। ए एंड बी आर कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज। बच्चों ए और बी कौन है? कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज है। सी पेज द कंसिडरेशन ऑन बिहाफ ऑफ बी टू ए। सी ने कंसिडरेशन पे किया। हियर सी इज स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट। सी कौन है? स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट है। एंड बी इज स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन। बी कौन है? स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन। आ रहा है क्या समझ में आपको? ध्यान दो, मैं एक एक की पोजीशन आपको क्लियर करता हूं। पहले बी की बात करते हैं। बी इज अ पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट। बी इज अ पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन, क्योंकि वो कोई पैसा थोड़ी दे रहा है, पैसा तो सी दे रहा है, तो वो कंसिडरेशन के लिए स्ट्रेंजर है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट के लिए स्ट्रेंजर नहीं है। सी पे आ जाइए। सी पैसा दे रहा है, सी पैसा दे रहा है ए को, लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट की पार्टी तो नहीं है, तो वो स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट है, लेकिन स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन नहीं है। समझ गए? और मैं अलग एग्जांपल से समझाता हूं, फिर वापस इस पे आएंगे। आपने मेरे यहाँ कोचिंग ज्वाइन की, आप मेरे पास पढ़ने आ रहे हैं, तो कॉन्ट्रैक्ट आपके और मेरे बीच में हुआ, लेकिन आपकी फीस आपका कोई फ्रेंड पे कर रहा है। कर सकता है, मुझे तो पैसों से मतलब है यार, आप दो या आपका फ्रेंड दे, कोई भी दे, तो मेरे पास तो पैसा आ गया। अब मान लीजिए मैंने कोर्स नहीं कराया साहब, आपको पढ़ाया नहीं, क्या आपका फ्रेंड मेरे ऊपर केस कर सकता है? नहीं कर सकता। समझना बात को, आपके फ्रेंड ने मुझे फीस दी थी, लेकिन वो मुझ पर केस नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे और उसके बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ। आपने मेरे यहाँ कोचिंग ज्वाइन की थी, आपने मेरे यहाँ क्लासेस कोचिंग ज्वाइन की थी, लेकिन आपने मुझे फीस नहीं दी थी, लेकिन फिर भी आप मुझ पर केस कर सकते हैं। तो बच्चों यही एग्जांपल लो, आपने मेरे यहाँ कोचिंग ज्वाइन की, लेकिन फीस आपने पे नहीं की, आप स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, लेकिन स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन है। आपके फ्रेंड ने कोचिंग ज्वाइन नहीं की, लेकिन आपकी फीस पे की, वो स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट है, लेकिन स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन नहीं है। गॉट द पॉइंट? तो यहां पर ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, बी के बिहाफ पे पैसा सी पे कर रहा है। ए एंड बी आर कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज। सी pays the consideration on behalf of B to A. Here C is stranger to contract and B is stranger to consideration. ठीक है ना? B कोर्ट केस कर सकता है, लेकिन C नहीं कर सकता। तो बच्चों ध्यान रखना, स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट सू। स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट सू, बट स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन कैन सू। भले ही आप स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन हैं, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट की पार्टी तो है, तो आप कोर्ट केस कर सकते हैं। कॉम्प्लिकेटेड है, बट मैंने एक्सप्लेन किया, आप पढ़िए, समझिए। कोई डाउट होता है तो मुझसे पूछिए, फिर और बात करेंगे अगर जरूरत पड़ेगी तो। फाइन। तो ये मुझे समझ में आ गया कि जनरली जो पार्टी नहीं है, जो स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट है, वो कोर्ट केस नहीं कर सकता है। लेकिन भाई इसके भी कुछ एक्सेप्शंस है। This doctrine of privity of contract, यानी stranger to a contract cannot sue, is however subject to certain exceptions. इसके कुछ अपवाद एक्सेप्शन हैं, और भाई एक्सेप्शन का मतलब क्या हुआ? Even a stranger to a contract may sue. भले ही आप थर्ड पार्टी हैं, एक्सटर्नल हैं, स्ट्रेंजर हैं, फिर भी आप कोर्ट केस कर सकते हैं। देखिए कौन कौन सी ऐसी सिचुएशन है। नंबर 1, इन द केस ऑफ ट्रस्ट। पहला क्या है दोस्तों? इन द केस ऑफ ट्रस्ट। मैं समझाता हूं इसको, आप बाद में पढ़ेंगे इसको। कई बार क्या होता है, हम ट्रस्ट क्रिएट करते हैं। ट्रस्ट क्रिएट करना मतलब, जैसे मैंने अब एक ट्रस्ट बनाया, 2-3 लोगों को अपॉइंट करके एक ट्रस्ट बनाया, और अपनी प्रॉपर्टी उस ट्रस्ट को दे दी। मुझे कहेंगे सेटलर। क्या कहते हैं? सेटलर। जिसने अपनी प्रॉपर्टी ट्रस्ट में दी है। और जिन 2-3 लोगों को मैंने अपॉइंट करके उन्हें अपनी प्रॉपर्टी दी, उन्हें बोलते हैं ट्रस्टी।
क्या बोलते हैं, ट्रस्टी। तो मैं सेटलर हूं, मैंने अपनी प्रॉपर्टी ट्रस्टी को दी और कहा कि भाई इससे जो भी किराया आएगा उसमें से हर एक महीने आप एक अमाउंट मिस्टर वाई को देंगे, मिस्टर वाई को देंगे। मैं कौन हूं, सेटलर। वो तीन चार बंदे कौन हैं, ट्रस्टी। और मिस्टर वाई जिसको मैंने किराया देने के लिए कहा है वो बेनिफिशियरी है। समझ गए बच्चों, वो बेनिफिशियरी है। अब बात ध्यान से सुनो, कॉन्ट्रैक्ट किस किस के बीच में हुआ, सेटलर और ट्रस्टी के बीच में। कॉन्ट्रैक्ट किस किस के बीच में हुआ, सेटलर और ट्रस्टी के बीच में। लेकिन उसका बेनिफिट किसको मिलना है, थर्ड पार्टी को, बेनिफिशियरी को। तो वो जो थर्ड पार्टी है, सॉरी, वो कॉन्ट्रैक्ट पे केस कर सकती है, भले ही ओरिजिनली उन्होंने हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया है। तो अगर ट्रस्टीज उसको किराया देना बंद कर देते हैं तो वो ट्रस्टी के ऊपर कोर्ट केस कर सकता है। समझ गए, पढ़ लेते हैं। इन केस ऑफ ट्रस्ट अ बेनिफिशियरी, समझ गए बेनिफिशियरी कौन है, जिसके बेनिफिट में आपने वो ट्रस्ट क्रिएट किया है, कैन एनफोर्स हिज राइट अंडर द ट्रस्ट दो ही वॉज नॉट अ पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द सेटलर एंड द ट्रस्टी। समझ गए, फाइन। सेकेंड पॉइंट, इन द केस ऑफ फैमिली सेटलमेंट, सिंपल सिंपल लैंग्वेज में समझिए इन्हें। इन द केस ऑफ फैमिली सेटलमेंट, फैमिली का सेटलमेंट हुआ। मान लीजिए एक पर्सन है और उनके दो बेटे हैं, उनके बीच में फैमिली सेटलमेंट हुआ, लिखा पढ़ी हुई है, वसीयतनामा हो रहा है, जायदाद का बंटवारा हो रहा है। उसमें बहनों के लिए भी लिखा है कि भाई सिस्टर्स को इतना पैसा मिलेगा। तो भले ही वो सिस्टर कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट नहीं है, लेकिन क्योंकि वो बेनिफिशियरी है तो उनको अधिकार है कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स कराने का, कोर्ट केस करने का, इवन इफ दे आर नॉट पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट। जो कॉन्ट्रैक्ट है वो फादर और सन्स के बीच में हुआ, लेकिन फिर भी जो दूसरे फैमिली मेंबर्स हैं वो भी उस कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स करवा सकते हैं। इन द केस ऑफ ए फैमिली सेटलमेंट, इफ द टर्म्स ऑफ सेटलमेंट आर रिड्यूस्ड इन राइटिंग, मतलब उन्हें राइटिंग में लिख लिया जाए, the member of family who originally had not parties to the settlement may enforce the agreement। भले ही वो उस कॉन्ट्रैक्ट की पार्टी नहीं थे, फिर भी उसको एनफोर्स कराने का अधिकार रखते हैं। तीसरा पॉइंट भी कुछ कुछ मिलता जुलता है। इन केस ऑफ सर्टेन मैरिज कॉन्ट्रैक्ट्स और अरेंजमेंट, कई बार क्या होता है, मैरिज कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, जैसे दो लोगों के बीच में हुआ है ना, और वहां पे कुछ ऐसा सेटलमेंट हुआ कि भाई जैसे सिस्टर है तो उसकी शादी के लिए कुछ खर्चा करना है, कुछ पैसा अलग रखना है, मैरिज कॉन्ट्रैक्ट या सेटलमेंट आप कर रहे हैं। अ प्रोविजन मे बी मेड फॉर द बेनिफिट ऑफ ए पर्सन। ठीक है, फैमिली में कोई सेटलमेंट हुआ और उसमें आप किसी तीसरे पर्सन के बेनिफिट के लिए कोई अरेंजमेंट कर रहे हैं, जैसे सिस्टर की शादी के लिए हमें कोई पैसा देना है, तो फिर वो इन्फोर्सिएबल है, वो सिस्टर उसे इन्फोर्स करवा सकती है, भले ही वो कॉन्ट्रैक्ट की पार्ट नहीं थी। ठीक है, नेक्स्ट, इन केस ऑफ असाइनमेंट ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट, क्या लिखा है बच्चों, इन केस ऑफ असाइनमेंट ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट। असाइनमेंट का मतलब होता है ट्रांसफर ऑफ राइट्स, अपने अधिकारों को ट्रांसफर कर देना। सुनिए, मेरे पास कोई एफडी है, मेरे पास लाइफ इंश्योरेंस की कोई पॉलिसी है और मैंने उसको आपके पास गिरवी रख दिया और आपसे उसका कोई लोन ले लिया। ठीक है, ध्यान रखना वो एफडी मेरे नाम पे थी, वो एलआईसी मेरे नाम पे थी, लेकिन मैंने आपको आपको उसे असाइन कर दिया, यानी वो अधिकार मैंने आपको दे दिए। तो क्या आप बैंक से पैसा ले सकते हैं, आप एलआईसी से पैसा ले सकते हैं? यस, इवन इफ देयर वाज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन एलआईसी एंड माई सेल्फ, कॉन्ट्रैक्ट एलआईसी और मेरे बीच में हुआ था, लेकिन क्योंकि मैंने अपने अधिकार बोले तो एलआईसी से पैसा लेने का अधिकार क्योंकि मैंने आपके फेवर में असाइन कर दिया, तो अब आप एलआईसी से वो पैसा ले सकते हैं, भले ही ओरिजिनली आपने एलआईसी के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया था। गॉट द पॉइंट बच्चों? पांचवा, फिफ्थ पॉइंट, एक्नोलेजमेंट और एस्टोपल। किसी चीज को एक्नोलेज करना, when the promiser by his conduct acknowledges himself as an agent of the third party, it would result into a binding obligation towards third party। एग्जाम्पल से ही समझ में आएगा, ऐसे नहीं। L gives to M rupees 20,000 to be given to N। ध्यान देना, L ने
एम को 20,000 रुपए दिए कि भैया ये एन को दे दो। फ्रेंड्स मैं इसको यहीं पे रोकता हूं। एल ने एम को 20,000 रुपए दे दिए कि ये एन को दे दो। मेरा पहला क्वेश्चन, क्या एन ये अमाउंट लीगली एम से रिकवर कर सकता है? नहीं कर सकता दोस्तों। कॉन्ट्रैक्ट तो एल और एन के बीच में था। एन कैन रिकवर द अमाउंट फ्रॉम एल। एन एल पर केस कर सकता है लेकिन एम पर नहीं कर सकता है। एम तो स्ट्रेंजर है, थर्ड पार्टी है। समझ गए क्या? आगे चलते हैं। एल ने पैसा दिया एम को कि भैया तू ये एन को दे देना, एंड एम इन्फॉर्म्स एन। अब पिक्चर बदल गई। एम ने एन को फोन करके कह दिया या लेटर लिख के बता दिया कि भाई पैसा मेरे पास आ गया है और मैं तुमको कल दे दूंगा। जैसे ही बच्चों, दिस इज कॉल्ड एक्नोलेजमेंट। इसे क्या कहते हैं? एक्नोलेजमेंट। आपने स्वीकार कर लिया, आपने एक्नोलेज कर लिया कि मैं पैसा एन के बिहाफ पे अपने पास रख रहा हूं और उसे कल दे दूंगा। तो जैसे ही आप एक्नोलेज करते हैं फिर आपके ऊपर लाइबिलिटी आ जाती है। अब एन आप पर केस कर सकता है। इफ एम रिफ्यूजेस टू पे द मनी, एन विल बी एंटाइटल टू रिकवर द सेम फ्रॉम द फॉर्मर, यानी कि एम। क्यों? क्योंकि आपने उस लाइबिलिटी को एक्नोलेज कर लिया। समझ गए बच्चों? तो जब आप कोई अमाउंट एक्नोलेज कर लेते हैं तो फिर आप उसके लिए लाइबल हो जाते हैं। नाउ व्हाट डू वी मीन बाय एस्टोबल? यहां एस्टोबल भी लिखा हुआ है बच्चों। एस्टोबल का मतलब होता है स्टॉप्ड फ्रॉम डिनाइंग। क्या होता है? एस्टोबल का मतलब होता है स्टॉप्ड फ्रॉम डिनाइंग। समझिएगा, इसी एग्जांपल में समझो। एम ने एन को फोन कर दिया कि यार वो पैसा आ गया है मेरे पास 20,000 रुपए, मैं तुमको कल दे दूंगा। यानी यू एक्नोलेज्ड, आपने उस बात को स्वीकार कर लिया। अब कल आप डिनाई नहीं कर सकते हैं। यू विल बी स्टॉप्ड फ्रॉम डिनाइंग। यानी एस्टोपल का मतलब क्या कि यदि किसी फैक्ट को आपने एडमिट कर लिया है तो लेटर ऑन यू कैन नॉट डिनाई दैट, आप उसे डिनाई नहीं कर सकते। फाइन। नंबर 6, इन द केस ऑफ कोवेनेंट रनिंग विद लैंड। बच्चों कोवेनेंट का मतलब होता है कंडीशंस। कोवेनेंट का मतलब होता है कंडीशंस। इन केस ऑफ कोवेनेंट्स रनिंग विद द लैंड, आई एम सेइंग कोवेनेंट का मतलब होता है कंडीशंस। सुनना ध्यान से। कुछ कंडीशंस लैंड के साथ चलती है। किसके साथ चलती है? लैंड के साथ चलती है। सुनना ध्यान से। मैंने यूआईटी से कोई जमीन ली, कॉन्ट्रैक्ट किस किस के बीच में हुआ? मेरे और यूआईटी के बीच में। मैंने यूआईटी से जमीन ली, कॉन्ट्रैक्ट मेरे और यूआईटी के बीच में हो गया। देयर आर सर्टेन टर्म्स एंड कंडीशन। जैसे मुझे लीज मनी जमा करानी है, कंस्ट्रक्शन कराना है, ठीक है, कोई सेल परमिशन लेनी है, देयर आर सर्टेन ऑब्लिगेशंस। ठीक। अब क्या हुआ, वो जमीन मैंने मिस्टर एक्स को बेच दी। वो जमीन मैंने मिस्टर एक्स को बेच दी। यूआईटी और मिस्टर एक्स के बीच में कोई डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, लेकिन फिर भी वो कंडीशंस तो इन्फोर्सेबल रहेगी। कल को अगर मिस्टर एक्स ने लीज अमाउंट पे नहीं किया तो यूआईटी उन पर केस कर सकती है। यूआईटी उनको सेल परमिशन देने से मना कर सकती है, बिकॉज दोज वर कंडीशंस रनिंग विद द लैंड। पढ़ दूं इसको। द पर्सन हु परचेजेज लैंड विद नोटिस दैट ऑनर ऑफ लैंड इज बाउंड बाय सर्टेन ड्यूटीज अफेक्टिंग द लैंड। आपको पता है कि लैंड के साथ कुछ टर्म्स एंड कंडीशन से कुछ ड्यूटीज हैं, तो वो आपके ऊपर भी एप्लीकेबल रहेंगी, भले ही ओरिजिनली आपने ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया था, क्योंकि दीज आर कंडीशंस रनिंग विद लैंड। ओके। और नंबर 7, कॉन्ट्रैक्ट्स एंटर्ड इनटू थ्रू एन एजेंट। ये तो बड़ा आसान है बच्चों। मैंने अपना एजेंट आपके पास भेजा और उस एजेंट ने आपके साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट किया, तो कॉन्ट्रैक्ट तो आपके और एजेंट के बीच में हुआ है, लेकिन क्या आप मेरे ऊपर केस कर सकते हैं? ऑफ कोर्स कर सकते हैं, क्योंकि एजेंट ने मेरे बिहाफ पर ही तो केस किया है। सो द प्रिंसिपल कैन एनफोर्स द कॉन्ट्रैक्ट एंटर्ड बाय हिज एजेंट where the agent has acted within the scope of his authority and in the name of the principal। जायज सी बात है कि अगर एजेंट ने मेरे बिहाफ पे अपनी अथॉरिटी में रहते हुए कोई भी एग्रीमेंट, ट्रांजैक्शन, कॉन्ट्रैक्ट किया है तो वो वैलिड है। थर्ड पार्टी मेरे ऊपर केस कर सकती है, मैं थर्ड पार्टी के ऊपर केस कर सकता हूं, भले ही हमारे बीच में एजेंट था, क्योंकि एजेंट तो प्रिंसिपल के बिहाफ पे ही तो कॉन्ट्रैक्ट करता है। गॉट द पॉइंट फ्रेंड्स?
सो दिस इज ऑल अबाउट, ये 6-7 चीजें हमने पढ़ी है। एक बार फटाफट से मैं आपको बता दूं कि हमने क्या क्या पढ़ा, क्योंकि ये टॉपिक अपना कंप्लीट हो गया है। फ्रेंड्स, सेक्शन 25 कंसिडरेशन के बारे में हमने बात की। सबसे पहले हमने पढ़ा कंसिडरेशन क्या होता है भाई, फिर हमने इसकी डेफिनेशन को डिस्कस किया, फिर हमने देखा कि कंसिडरेशन के लीगल रूल्स क्या हैं। पहला, इट मस्ट मूव एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिजर। दूसरा हमने पढ़ा कि वो कहीं से भी आ सकता है, कोई भी दे, अपने को पैसे से मतलब है, कौन दे रहा है इससे क्या मतलब है। कंसिडरेशन पास्ट हो सकता है, प्रेजेंट और फ्यूचर भी हो सकता है। ये आ गई वो बात जो हम कर रहे थे, कंसिडरेशन में भी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। कंसिडरेशन होना चाहिए, एडिकेट होना जरूरी नहीं है, कम ज्यादा हो सकता है, इट्स ओके, वो हमारी बार्गेनिंग पे डिपेंड करता है। कंसिडरेशन शुड बी समथिंग एक्स्ट्रा, इट शुड नॉट बी द पार्ट ऑफ योर एग्जिस्टिंग ऑब्लिगेशन। कंसिडरेशन रियल होना चाहिए, फेक या इल्यूजरी नहीं होना चाहिए। कंसिडरेशन अनलॉफुल नहीं होना चाहिए, इमोरल नहीं होना चाहिए, अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी नहीं होना चाहिए। फिर आज बच्चों हमने पढ़ा इसमें कि वैलिडिटी ऑफ एन एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन, इसका क्या जनरल रूल है और इसके क्या एक्सेप्शन है। पहला एक्सेप्शन, दूसरा एक्सेप्शन, तीसरा एक्सेप्शन, 4, 5, 6 and 7 exceptions we discussed today. And then our last topic was doctrine of privity of contract, stranger to contract cannot sue। और इसको हमने अंडरस्टैंड किया, एग्जाम्पल से हमने समझा। ध्यान रखना है आपको, स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है और स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन क्या होता है, समझ गए। और फिर हमने इसके एक्सेप्शन पढ़े कि किन सिचुएशन में even a third party can file a suit on the parties to the contract। 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7। That's it, ये हमारा कंसिडरेशन टॉपिक पूरा हुआ। एक बार बहुत अच्छे से दोस्तों इसको पढ़िए मॉड्यूल में से, कोई भी डाउट होता है मुझसे पूछिए, हम डिस्कस करके फिर नेक्स्ट टॉपिक अपना स्टार्ट करेंगे। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक्स अ लॉट।